और आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े केस से। कोलकाता रेप मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हां, संदीप घोष ने रेनोवेशन के लिए मीटिंग की थी। जी हां, अगले ही दिन मर्डर के घटना के, इस विभत्स घटना के अगले ही दिन संदीप घोष ने, प्रिंसिपल ने मीटिंग की थी। और ये बहुत बड़ा खुलासा है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ था आपको हम बताएंगे। डॉक्टर की हत्या के अगले ही दिन बैठक की गई। मीटिंग के जो मिनट्स हैं, मिनट्स में साइट विजिट का भी जिक्र है। TV9 के पास संदीप घोष की मीटिंग वाली पूरी चिट्ठी मौजूद है। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे इस चिट्ठी में क्या क्या है। मर्डर के बाद अर्जेंट रेनोवेशन का आदेश दिया गया संदीप घोष की तरफ से। अस्पताल में कई साइट पर रेनोवेशन को कहा गया। कई ऐसी साइट थी जहां पर रेनोवेशन की जरूरत थी और ये मर्डर के अगले ही दिन हुआ। एक अस्पताल में मर्डर हो जाता है, लेकिन मर्डर से रिलेटेड कुछ भी नहीं संवेदनशीलता दिखाई जाती है संवेदनशीलता तो रेनोवेशन को लेकर। और ये एक एक मिनट्स इस मीटिंग के आपको बता रहे हैं। जब मर्डर हो जाता है 9 अगस्त को, उसके बाद अगले ही दिन मीटिंग होती है। और मीटिंग किस लिए होती है कि पूरे अस्पताल में कुछ साइट्स पर रेनोवेशन का काम बाकी है। ये वो मिनट्स हैं उस मीटिंग के जो डिस्कस किए गए। और आइए आपको ये मीटिंग के मिनट्स बताने जा रहे हैं। TV9 के पास ये पूरी कॉपी मौजूद है मिनट्स की कि क्या क्या हुआ मीटिंग में। मर्डर के बाद अर्जेंट रेनोवेशन का आदेश दिया गया। ये देखिए, ये पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जिसमें अर्जेंट आदेश दिया गया। अस्पताल में कई साइट्स में रेनोवेशन की जरूरत है। ये बार बार आप देख रहे हैं, रिपेयर, रेनोवेशन और इंस्टॉलेशन, ये सब इसकी जरूरत है, ये कहा गया। यहां से अगर हम पढ़ें तो इसमें PPT रूम बताया जा रहा है और PPT रूम में रेनोवेशन की ज़रूरत है। ये रूम, अलग अलग रूम का जिक्र है इसमें और कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेनोवेशन की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट में भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, दूसरे पॉइंट में भी ज़रूरत है रेनोवेशन की। ये देखिए, ये अगर देखेंगे एक और रूम में जो फीमेल टॉयलेट्स, देखिए ये फीमेल टॉयलेट्स लिखा है, इसमें फीमेल टॉयलेट्स रूम्स ओनली, जिसमें सम रेनोवेशन इज रिक्वायर्ड, सम रेनोवेशन इज रिक्वायर्ड, यहां रेनोवेशन की जरूरत है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, ब्रेनोस्कोपी रूम में भी रेनोवेशन की जरूरत है। माइनर रिपेयर, ये देखिए माइनर रिपेयर रिक्वायर्ड। और ये साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पांचवा देखिए पॉइंट, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहां पर भी रेनोवेशन की जरूरत है। एक एक पॉइंट में हर बात पे रेनोवेशन की जरूरत है। ये देखिए, अब इस पॉइंट में देखिए, इसमें सिविल वर्क बताया जा रहा है, इंजीनियरिंग और सिविल वर्क, यहाँ रेनोवेशन की जरूरत है। इसका मतलब ये कि एक घटना होती है, इतनी भयानक घटना होती है एक अस्पताल में, और उसके बाद अगले दिन जो प्रिंसिपल है अस्पताल के, वो इस तरह से मीटिंग करते हैं। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि वो रेनोवेशन की नीड बता रहे हैं, जरूरत इस बात की दिखा रहे हैं। इस केस में और क्या क्या हो रहा है ये देखिए, अब आपको थोड़ा और बोल्ड लेटर्स में दिखा रहे हैं। 10 अगस्त की, 9 अगस्त की घटना है रेप और मर्डर की, 10 अगस्त की घटना पे बता रहे हैं मिनट्स। नीचे के प्लान के हिसाब से रेनोवेशन होगा, ये सब इन बातों में लिखा गया है। और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेनोवेशन होगा, ये मीटिंग के मिनट्स हैं। इसके अलावा साइट के रेनोवेशन होने तक, ये बोल्ड लेटर्स में हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक एक बात है, क्योंकि हैंडराइटिंग है। और इमरजेंसी रूम का जो इस्तेमाल करें, ये भी इसमें लिखा गया है मिनट्स में, इमरजेंसी रूम का इस्तेमाल करें। ऐसी क्या जरूरत थी? 10 अगस्त की साइट विजिट के मुताबिक 9 अगस्त को ये घटना होती है और 10 अगस्त को ये मीटिंग हो जाती है। इतना बड़ा डिस्कशन हो जाता है कि पूरे अस्पताल में रेनोवेशन की जरूरत है। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, एक एक परतें खुल रही हैं, एक एक बड़ा खुलासा हो रहा है। ये जो लेटर है, ये जो मिनट्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये मिनट्स बताते हैं मीटिंग के कि कितनी गंभीरता दिखाई गई इस बात को लेकर कि पूरे अस्पताल में रेनोवेशन होना है। कुछ साइट्स को लेकर, कुछ डिपार्टमेंट्स में गंभीरता इस बात के लिए नहीं दिखाई गई कि ये इतना बड़ा केस आ जाता है, एक डॉक्टर की परवाह नहीं रही, इतना संवेदनशील मामला और इतनी बड़ी लापरवाही। निधि, आपने जो अभी पढ़ के हमारे दर्शकों को बताया उस पत्र को, उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि चेस्ट मेडिसिन का रेनोवेशन, जिस डॉक्टर की डेथ हुई वो चेस्ट मेडिसिन की डॉक्टर थी। जिस जगह पे उसकी डेथ हुई है वो सेमिनार हॉल है और उसमें PPT प्रेजेंटेशन रूम का भी जिक्र है। आपने देखा होगा उस पत्र में लिखा हुआ है, उसकी भी रेनोवेशन की बात लिखी हुई है। अब बार बार सवाल ये उठ रहा है, ये तो वो पेपर है जो हैंड रिटन है, लेकिन जो दूसरा नोट जारी किया गया, जो ऑफिशियली लेटर जारी किया गया,
उस ऑफिशियली लेटर में इस लेटर को सामान्य बना दिया गया और स्पेसिफिक जगह को हटाकर नॉर्मल रेनोवेशन की बात की गई। अब आप निधि इसको ऐसे समझिए कि हैंड रिटन में लिखा जा रहा है पीपीटी प्रेजेंटेशन रूम, चेस्ट मेडिसिन का जो इलाका है उसको, तो ये दोनों चीजें जो है उस पीड़िता से कंसर्न है। और दूसरी तरफ कल जो हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई थी, जो सामान्य लेटर आया था, उस लेटर में ये लिखा गया था कि पूरे अस्पताल में कहीं कहीं रेनोवेशन की जरूरत है। और जब रेनोवेशन की शुरुआत हुई निधि, तो वो सेमिनार हॉल से ही शुरू हुई। ये भी बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सामान्य लेटर में लिखा गया था कि पूरे जगहों पर रेनोवेशन की बात है, लेकिन अगर इस लेटर को पढ़ें जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैंड रिटन है, हाथ से बनाया गया है, उसमें स्पेसिफिकली पीपीटी प्रेजेंटेशन रूम जो सेमिनार हॉल उसके रेनोवेशन की बात की जा रही है। और फाइनली हुआ भी रेनोवेशन उसी क्या बोलते हैं पीपीटी रूम से। तो यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में उस पूरे सेमिनार हॉल के आसपास के सबूतों को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज यही वजह है कि सीबीआई को प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी सोर्स से इस केस को खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुमार, लेकिन जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुरानी हैं। 9 अगस्त को ये घटना होती है, उसके बाद जमावड़ा लग जाता है, गार्ड्स भी आ जाते हैं इस रूम में, संदीप घोष को भी देखा जाता है, संदीप घोष को अरेस्ट किया गया। लेकिन प्राइम सस्पेक्ट, अगर इस तरह की मिनट सामने आ रहे हैं, तो प्राइम सस्पेक्ट संदीप घोष है। ये संदीप घोष को शायद पहले से ही पता होगा कि इस पूरे मामले पर कैसे सफाई से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना है। एक केस आ जाता है, उसकी लीपापोती के लिए ये काम हो रहा था। जो ये चिट्ठी सामने आई है, जो मिनट सामने आए, हैंड रिटन है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, बाकी चीज भी सामने आई जो कल हमने दिखाई थी। जी, निश्चित रूप से निधि, इसको समझने की जरूरत है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप देखना शुरू करें, जो पीड़िता की मौत है वो उसका जो टाइमिंग है वो रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच का बताया गया। पुलिस दिन में 10:10 पे आती है, 4 से 5 घंटे बाद आती है। उसके बाद पूरे एविडेंस को लोग वहां पे जा के एक तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने वो भी वीडियो दिखाया जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ उस कमरे में घुसे हुए हैं। तो जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते थे, फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, फुटप्रिंट्स हो सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जो बची खुची कसर थी वो आसपास के रेनोवेशन को काम करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जो डॉक्टरों की टीम, जो सीएफएसएल टीम थी, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो स्निफर डॉग्स थे, उसको रात में 8 बजे बुलाया गया। अब आप सोचिए, दिन में 10:10 पे पुलिस को इत्तला की जाती है और वहां स्निफर डॉग रात को 8 बजे आता है। तो इतने समय में जो प्राइमरी एविडेंस जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं गोल्डन आवर्स में, उस प्राइमरी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। यही वजह है कि आज सेकेंडरी और टर्शियरी एक तरीके से कह सकते हैं कि सोर्स के आधार पर सीबीआई उस कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। अब हम जो चिट्ठी दिखा रहे हैं और हम जो पत्र दिखा रहे हैं, ये सब इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से एक तरह से पूरे एक प्लानिंग मैनर में सारे सबूतों को वहां से एक एक करके डिस्ट्रॉय किया गया। और उसके लिए कभी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट का सहारा लिया गया, कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का सहारा लिया गया, और इस तमाम तरीके से वहां के पूरे सबूत को हटाए गए और जो बहुत ही वाइटल हो सकते थे। बिल्कुल कुमार, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और ये कच्चा चिट्ठा है, दरअसल ये सबूत है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी अफरा तफरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी रेनोवेशन की, कि घटना के अगले ही दिन इस तरह से रेनोवेशन के लिए कहा गया, पीडब्ल्यूडी को संपर्क किया गया कि यहाँ रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो अर्जेंसी, वो इमीडिएट एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, दर्शकों को बता दूँ, जो ट्रेनी डॉक्टर रही, पीड़िता रही, वो चेस्ट डिपार्टमेंट में रही, जिनकी नाइट शिफ्ट थी 8 और 9 अगस्त को। बहुत बड़ा खुलासा है ये। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा एक और अपडेट आया है। कोलकाता केस में सीबीआई जांच आखिरी चरण में पहुंच गई है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। सीबीआई के पास चार्जशीट के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। और एक और बड़ा अपडेट ये कि आरोपी और पीड़िता का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। इससे जांच में मदद मिलेगी। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें डीएनए मैच होने की बात सामने आई है।
और आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच का जो अपडेट है, क्या कहां तक पहुंची है जांच और बहुत तेजी में सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है, ये बड़ा अपडेट है। सीएफएसएल ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की, जो जानकारी मिल रही है तकनीकी तौर पर साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को अब रिपोर्ट दी जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, एम्स के डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस पूरे साइंटिफिक एविडेंस है ये। अब तक की जांच में संजय रॉय मुख्य आरोपी है और इन्हीं साइंटिफिक एविडेंस को अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। ये जांच पूरी हो गई साइंटिफिक तौर पर और संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी ज्यादा सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं ये बताने के लिए कि इस पूरे मामले पर संजय रॉय ही दोषी है। रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था, ये अब तक निकलकर सामने आई है इस पूरे केस में बात। और जो जांच का पहलू है उसको बताने के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जांच का पहलू बताने के लिए। जितेंद्र, जो जानकारी मिल रही है कि एम्स के डॉक्टर्स ये तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट साइंटिफिकली, और बड़ा अपडेट ये है कि डॉक्टर पीड़िता का और आरोपी का डीएनए मैच कर गया। इससे जुड़ा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए निधि, इस पूरे मामले में अब तक जो सीबीआई है वो 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इन 100 लोगों में सिक्योरिटी गार्ड हैं, अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा वो लोग 4 जूनियर डॉक्टर हैं जो कि वारदात से पहले मृतका के साथ मौजूद थे, जिन्होंने डिनर किया था। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम टीम थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उस टीम का भी, उसके भी बयान दर्ज हो चुके हैं, परिवार के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 16 लोगों के बयान अब तक सीबीआई दर्ज कर चुकी है। नए सिरे से पूरे इलाके की मैपिंग की जा चुकी है 3D। इसके अलावा सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया जिनके बयानों पर सीबीआई को शक था, लेकिन जो सीबीआई की जांच थी, जो निष्कर्ष था, वो दरअसल फोरेंसिक रिपोर्ट पर और इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट पर अटका हुआ था। तो लिहाजा डीएनए जो प्रोफाइलिंग थी वो एम्स को भेजी गई थी और एम्स के डॉक्टर्स के एक पैनल ने बाकायदा रिपोर्ट अब तैयार कर ली है और वो रिपोर्ट जल्द सीबीआई की टीम को सौंपी जाएगी, वो टीम जो कि जांच कर रही है मामले की। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो डीएनए था वो दरअसल मृतका का आरोपी से मैच हो चुका है। तो अब कोई शक शुबा नहीं रह गया एक तरीके से कि क्या ये रेप था या फिर गैंगरेप की वारदात थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में अब तक संजय रॉय की ही भूमिका सामने आई है रेप और मर्डर के मामले में। तो लिहाजा अब सीबीआई जल्दी इस निष्कर्ष के बाद इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेगी और चार्जशीट के लिए जो पर्याप्त सबूत होने चाहिए सीबीआई के पास, वो पर्याप्त सबूत भी चार्जशीट के लिए सीबीआई के पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो साइंटिफिक एविडेंस सामने आए हैं, जो मिलान हुआ है डीएनए का, उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि गैंगरेप की बात को रूल आउट किया जा रहा है फिलहाल अभी, लेकिन अभी ये रिपोर्ट सीबीआई को जानी बाकी है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट है, आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में ईडी जांच कर रही है और ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी आगे बढ़ रही है और अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है आरजीकर अस्पताल के प्रसून चैटर्जी, इनके घर पर भी छापा पड़ा है। और आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार केस, अब ये भ्रष्टाचार का मामला क्या है, इसमें ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है। संदीप घोष के घर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। संदीप घोष के करीबियों के यहाँ रेड हुई है। 5 से 6 लोकेशन पर कार्रवाई हुई है। कोलकाता, हावड़ा में इन जगहों पर छापेमारी हुई है और डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के घर भी रेड हुई है और ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जो कि ईडी जो है वो इस पूरे मामले पर जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उसको देख रही है, उसको खंगाल रही है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ईडी की जांच में अब तक क्या आगे सामने आया है, क्योंकि कई ऐसी परतें हैं जो इरेगुलरिटीज अस्पताल के भीतर चल रही थी, जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, जो करप्शन का मामला चल रहा था, उसमें क्या ईडी को मिल पाई है लीड? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपने एक अलग से ईसीआईआर दर्ज किए थे, यानी कि केस रजिस्टर किया था। ये केस उन तमाम कंप्लेंट के आधार पर दर्ज किया गया जो कि आरजीकर अस्पताल के अंदर जो वित्तीय अनियमितताएं थी, जो गड़बड़ियां थी, वित्तीय गड़बड़ियां, उनको लेकर जो पहले से कंप्लेंट की गई थी, उन्हीं के आधार पर ईडी ने अपना एक केस रजिस्टर किया।
उस मामले की तफ्तीश शुरू करी। तो सबसे पहला जो आरोप लगा वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लगा और इसके अलावा कुछ वेंडर्स हैं जो कि बाकायदा अपना जो सामान है वो आरजीकर अस्पताल के अंदर सप्लाई करते हैं, जिनकी मिली भगत सीधे तौर पर संदीप घोष के साथ सामने आई। इसके अलावा अस्पताल के ही कुछ अन्य कर्मचारी हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी, जो कि बताया जाता है कि अस्पताल में राइट हैंड था संदीप घोष का, और बाकायदा कई फोटो भी रिलीज की गई। बाद में कई फोटो भी सामने आए जिसमें देखा गया कि संदीप घोष अपने ही केबिन के अंदर प्रसून चटर्जी का बाकायदा बर्थडे पर केक भी कटवा रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू करी है। आज ईडी सुबह तकरीबन 6 बजे हावड़ा और कोलकाता के तकरीबन 6 से 7 लोकेशन पर पहुंची है इन्हीं वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पता करने के लिए। इनमें से संदीप घोष का घर है, उनका एक ऑफिस है, इसके अलावा प्रसून चटर्जी का घर है जो कि संदीप घोष के बेहद करीबी हैं। इसके अलावा हावड़ा के कुछ वेंडर्स हैं। तो फिलहाल अभी ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। वित्तीय अनियमितताओं के जो आरोप लगे उनसे जुड़े जो कागजात हैं वो वहां से तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही ईडी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी के हाथ काफी सबूत लग चुके हैं और इस वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जल्द कुछ और गिरफ्तारियां ईडी की तरफ से भी अब हो सकती हैं। जी जो तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको उजागर करने में ईडी की टीम लगी हुई है। इस पूरे मामले पर जांच बढ़ रही है और संदीप घोष जो है प्रिंसिपल आरजीकर का, वो सवालों के घेरे में है, शिकंजे में है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ईडी और सीबीआई की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। और आइए बात, क्योंकि संदीप घोष के घर की हो रही थी, तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का ये देखिए, ये घर है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये घर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीर साउथ 24 परगना में संदीप घोष के बंगले की है। 3 साल पहले संदीप घोष ने ये आलीशान बंगला बनवाया था। कोलकाता केस के बाद संदीप घोष एक भी बार अपने इस बंगले पर नहीं गया है। इससे पहले दिन आपको बता दें कि ज्यादातर वक्त संदीप घोष अपने इसी बंगले में बिताता था, लेकिन यहां ताला जड़ा हुआ है। तो शिमला जैसा शांतिपूर्ण शहर, आखिर यहां पर हिंदू मुस्लिम वाली आग कैसे भड़क रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर शानदार मौसम और सर्द हवाओं के बीच आजकल शिमला का पारा हाई नजर आ रहा है। सियासत भी गर्मा रही है, जिसकी वजह से एक मस्जिद बताई जा रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक सियासत के शोले भड़क रहे हैं। मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में है। आरोप यह है कि मस्जिद को अवैध तरीके से 5 मंजिला बना दिया गया। अब दावा तो ये भी है कि मस्जिद में बाहर से भी लोग आते हैं और 300 लोगों को शरण देने की साजिश है। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद पर घमासान छिड़ा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, मस्जिद तोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद मस्जिद को तोड़ने के समर्थन में दिख रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। ऐसे में सवाल ये है कि मस्जिद में अवैध निर्माण का सच आखिर क्या है। बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें, टीवी 9 से बोले संजौली मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज में न आने की अपील की। जो जहां है वहीं नमाज पढ़ ले, ये इमाम की तरफ से अपील की गई। ज्यादातर बाहर के लोग रहते हैं। 2007 से मस्जिद का काम चल रहा है, ये इमाम का कहना है। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागजों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जी, असल में ये जो मामला चला हुआ है, ये वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। और यहाँ पहले से ही मस्जिद है, हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है। तो मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को पुरानी को, जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी, तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर। मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। शुक्रवार का भी दिन है, तो क्या जुम्मे की नमाज अपने समय से होगी? और कितने लोग यहाँ पर आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खासकर अगर जुम्मे की बात करें? नहीं, इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ तो उसी वक्त होगी जो टाइम है हमारे नमाज का। बाकी है कि लोग कम आएंगे शायद। उसकी वजह ये है कि जैसे कल भी वो हुआ। और असल क्या है कि बाहरी राज्य के ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से वो सहमे हुए भी हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं इस मामले को लेकर। तो नमाज तो अपने वक्त पे ही होगी। आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं अगर शुक्रवार की बात करें? देखो, ज़्यादातर तो हमने मना ही किया है साथियों को कि क्योंकि इस वक्त जो है हालात इतने बेहतर नहीं है, मगर कम से कम लोग आएँ और अपने जिस तरीके से आते थे आराम से वो आप लोग आएँ और नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर चले जाएँ।
और एक और बड़ी खबर इस विवाद से जुड़ी हुई, शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान भी आया है। भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं, मामले पर सरकार की पूरी नजर है, कानून के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ये निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। और इस बीच जयराम ठाकुर का भी बयान आ गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया है, कहा है कि सीएम मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ढांचे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का दायित्व है। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको बता दें कि शिमला के संजौली के बाद एक और ऐसा मामला आया है। अब कसुम्पटी में भी मस्जिद पर विवाद छिड़ गया है। लोगों ने हनुमान चालीसा का यहां पर पाठ कर दिया। पार्षद रचना शर्मा ने कहा है कि अवैध तरीके से चलाई जा रही यहां पर मस्जिद, लोगों की मांग हटाई जाए कि अवैध मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। कसुम्पटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्षद की तरफ से कहा जा रहा है अवैध तरीके से मस्जिद चलाई जा रही है। एक और मामला सामने आ गया है। हिमाचल प्रदेश से ये दूसरी तस्वीर है जो सामने आ रही है। अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और मांग बढ़ रही है। लोग देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बीच सड़क पर। मस्जिद को लेकर ही हमारा भी इशू है। जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग का जिस तरह से जो ढांचा खड़ा किया है, ये यहाँ पर जो है अवैध तरीके से मस्जिद जो है चलाई जा रही है। 100 से 150 लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बाज़ार का माहौल भी इस तरह से जो है ख़राब हो रहा है। मांग है कि इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से सुचारू रूप से निकाली जाए। मस्जिद है ही नहीं है बेसिकली ये। और हमारे साथ अभिजीत जुड़े हैं इस पूरे विवाद को बताने के लिए कि आखिर क्या। अभिजीत, ये कसुम्पटी का नया विवाद सामने आया है। यहाँ पर पार्षद कह रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध है, अवैध तरीके से चलाई जा रही है। क्या आरोप लग रहे हैं और क्या विवाद क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर संजौली में हो रहा था उसी तरीके से एक और जगह से खबर आ रही है और एक बार फिर हिमाचल से ही। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ तथ्य है इसमें तमाम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के वो पहले से ही क्लेम करते रहे हैं कि ये सिर्फ एकमात्र मामला नहीं है, और भी इस तरह के मामले हिमाचल में अगर छानबीन की जाए तो सुनने को मिलेंगे। और जैसे ही संजौली में इस तरह की घटना हुई उसके बाद अन्य जगहों से भी अब इस तरह के क्लेम आने शुरू हो गए। हमारे साथ स्थानीय लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो पूर्व काउंसलर है वो मौजूद हैं इस वक्त। तो ये पूरा मामला जो यहाँ पर हो रहा है अब एक और हिमाचल के क्षेत्र से, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एकमात्र इस मस्जिद का मामला नहीं, और भी इस तरह के मामले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे भी निकल के सामने? देखिए, मेरा नाम आरती चौहान है। मैं पूर्व में इंजन घर से पार्षद रही हूँ। जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं ये मेरे वार्ड का ही मामला है। जो ये मस्जिद है ये इंजन घर वार्ड में ही आती है। देखिए, जो ये मामला है यहाँ पे 2.5 मंजिल जो सैंक्शन थी और उसके बाद ये एक्स्ट्रा बनाई गई है, तो लोगों का इस मांग है कि इसको डिमोलिश किया जाए
और जो एक जेन्युइन सी मांग है, जो नक्शा है उससे 2.5 मंजिल एक्स्ट्रा बनाया गया है। पर मैं आपके संज्ञान से एक बात सामने लाना चाहूँगी, जो यहाँ से पार्षद है अंकुश वर्मा जी, यहाँ इतना कुछ हुआ ना, वो किसी प्रोटेस्ट में दिखे ना, वो कोई उनकी स्टेट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस विभाग की ये जिम्मेदारी बनती थी उसके बावजूद आखिरकार ये मंजिलें बन कैसे गई अगर अवैध थी तो? सबसे बड़ा सवाल तो डिपार्टमेंट पे होता है। देखिए सर, डिपार्टमेंट का अपना प्रेरोगेटिव रहता है, लेकिन जो यहाँ से काउंसलर चुना गया है, पब्लिक इसलिए चुनती है कि वो एक जनता की आवाज़ होती है। जो हम जुटे जाते हैं हमें हाउस में रिलेटेड बोलना पड़ता है, पर जो यहाँ से पार्षद अंकुश वर्मा जी है वो इस जब आप काउंसलर थी तो आपके रहते हुए इसमें कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ? देखिए सर, जब मैं यहाँ ये जो अवैध निर्माण जो हुआ है, मैं 2018 से यहाँ काउंसलर रही हूँ, ये उससे पहले का सैंक्शनड है। जो मेरी तरफ से अगर कोई एनओसी इसमें सर्व किया हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी तरफ से मेरे टेन्योर में इस मस्जिद के लिए ना कोई विधायक नीति से पैसा दिया गया है, ना ही मेरी तरफ से कोई एनओसी सर्व किया गया है। अगर एक पार्षद एनओसी सर्व करता है तो उस पर बात आती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो इस बोर्ड से पार्षद है वो इस टाइम क्यों गायब है? बिल्कुल, पार्षद पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं जो कि लगातार इस पर बातचीत भी हमसे कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया है। आप लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज भी यहाँ पर हो रहा है, अचानक से संख्या बढ़ रही है, पूरी की पूरी मार्केट जो है वो जाम हो जाती है। ये आप लोगों की समस्या रही है क्या? ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से मस्जिद पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए जनसंख्या तो बड़ी है, जनसंख्या तो काफ़ी दिनों से बड़ी है, लेकिन इस पे प्रशासन को चेक करना चाहिए ना। जो भी कोई बाहर से लोग आ रहा है, लोग उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए कहाँ से आए, क्यों आए, कि क्या वहाँ पे कोई आपराधिक मामला तो नहीं है उनके ऊपर दर्ज। ठीक है ना, इस तरह से ये जिम्मेवारी तो सारी प्रशासन नजर बना के रखिए। मैं रोक रही हूँ, माफ़ कीजिए आपको, और लोगों से बातचीत। ये मामला कोर्ट में है। ये मामला बिल्कुल, लोगों से बातचीत करते रहिए अभिजीत, लेकिन तस्वीरें हम बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ये सुलगता हुआ मुद्दा है जिसको लेकर लगातार ये आग धधक रही है और लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभिजीत बातचीत कर रहे थे शिमला के इलाके से, वहाँ के पार्षद तक ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अवैध तरीके से मस्जिदें चलाई जा रही हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं, यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर। शिक्षक अभ्यर्थियों का 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों छात्र यूपी के मंत्री संजय निषाद के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, लागू करवाने के लिए छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों का कहना यह है कि न्याय मिलने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, हम हिलेंगे नहीं। कल ओपी राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, अब संजय निषाद के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे संवाददाता पंकज झा वही मौजूद हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। 69,000 टीचर भर्ती में दलित और पिछड़े समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ये लोग चाहते हैं कि यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दे। हालांकि हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। फैसला 14 अगस्त को आया। उसके बाद से लगातार पहले बीजेपी के जो दलित और पिछड़े समाज के जो नेता हैं, जैसे सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए, फिर उसके बाद ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर गए, उसके बाद सहयोगी दल के नेताओं के यहाँ उनका धरना प्रदर्शन और घर का घेराव शुरू हुआ। ये गए पहले आशीष पटेल के यहाँ, फिर ओम प्रकाश राजभर, और आज बारी है संजय निषाद, जो कि संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के घर पर अभ्यर्थियों का घेराव चल रहा है। और हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से जो लगातार प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। आप लोगों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आज संजय निषाद के घर आई हैं, डिमांड तो वही है, फिर क्या बात है कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? सर, हमारा डिमांड वही है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सुन कौन रहा है? जा तो हम लोग लगातार सबके यहाँ रहे, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा। हमें बस आश्वासन ही मिल रहा है, जमीन पे देखने को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग ये चाहते हैं कि अब आश्वासन नहीं, हम लोगों को कागज पे लिखित रूप में अब चाहिए। अगर सरकार करना चाहती तो सरकार के पास बहुत टाइम था, आज से नहीं 5 साल पहले हमारे साथ न्याय हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो 3 महीने का टाइम दिया है ना, तो 3 महीने के टाइम पे भी धरातल पे हमको तो कुछ नहीं दिख रहा ना। धरातल पे जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, सरकार की मंशा हमको क्लियर नहीं है, जब तक उनकी मंशा क्लियर नहीं होगी तो हमारे मन में तो संदेह रहेगा, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। सर, और 2-3 बातों का जो डर हम लोगों को सबसे ज़्यादा है। पहला डर ये कि
जो विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 9 तारीख की डेट लगी है। जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी जनरल के अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा डर इस बात का भी है कि वहां जब स्टे लग जाएगा तो ये प्रक्रिया फिर लंबी झेल जाएगी, फिर हम लोग कहीं भी जाएंगे हम लोग को यही कहा जाएगा कि आपका मामला तो न्यायालय में पेंडिंग है और न्यायालय से बड़े तो हम हैं नहीं, तो जब न्यायालय से फाइनल होगा तब होगा। तो ऑलरेडी हम लोग 5 साल से झेल चुके हैं, फिर हम साल 2 साल कितना न्यायालय में लग जाएगा समय ये किसी को नहीं पता है, पहला डर। दूसरा डर हमारा जो ये है कि जो बेसिक के अधिकारी वही, तो वही बात हुई ना, दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही है, वही अधिकारी अभी भी वहाँ उपलब्ध हैं जिन्होंने ये आरक्षण घोटाला किया था। तो इस बात का डर है कि ये जो नई लिस्ट जारी भी होगी अगर, तो क्या भरोसा है कि पारदर्शी तरीके से लिस्ट जारी होगी। मतलब मामला नीति और नीयत का है। सरकार की जो नीति है जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया और एक तरीके से कहा भी गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तभी तो मेरिट लिस्ट फिर से बनाने को कहा गया। दूसरा मामला नीयत का है। इन अभ्यर्थियों को लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। 14 अगस्त को फैसला आया, उसके बाद से अभी तक इन अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुतमईन भरोसा नहीं दिया गया है कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कर रही है, लिस्ट कैसे जारी होगी और उसका कोई शेड्यूल इन बच्चों को दिया जाए, इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है और इसीलिए विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे घोषणा पत्र। जम्मू में शाम 4 बजे बताया जा रहा है संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बीजेपी के चुनावी अभियान की भी शुरुआत करेंगे। तो संकल्प पत्र आज जारी हो रहा है बीजेपी का। जो मैनिफेस्टो है उसमें कई बातें निकलकर सामने आएंगी जम्मू कश्मीर के लिए। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ऐसे में ये संकल्प पत्र बहुत अहम हो जाता है। चुनावी अभियान की भी शुरुआत उनकी ओर से की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या हो सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या, कश्मीरी पंडित जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही जाएगी। पंडितों की वापसी के लिए ठोस योजनाओं का प्रस्ताव हो सकता है। सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाने का ऐलान भी संभव है इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में। और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं बीते कुछ सालों में, उसको लेकर भी एक रोड मैप हो सकता है। पत्थरबाजी पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत रुख संभव है। युवाओं के लिए भी खास हो सकता है। नौकरी के लिए ठोस रणनीति का ऐलान भी किया जा सकता है। व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए यूनिक योजना का ऐलान भी संभव है बीजेपी की ओर से। कारोबार की बात करें तो फल व्यवसायियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर फोकस रहेगा बीजेपी का। फिल्म उद्योग को लेकर भी एक बड़ी बात कही जा सकती है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए सब्सिडी की बात संभव है बीजेपी के संकल्प पत्र में। सुशासन की बात, गुड गवर्नेंस की बात भी आगे होगी। राज्य में सुशासन के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही जा सकती है। संकल्प पत्र में पर्यटन पर फोकस रहेगा। पर्यटन एक बहुत बड़ा जरिया है व्यापार का जम्मू कश्मीर में, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष फोकस हो सकता है बीजेपी के संकल्प पत्र में। और जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या खास होगा, ये जानने के लिए संवाददाता अंकित भट्ट ने बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। आज जितनी भी आपने मेहनत की इस कमेटी में, जितने भी आपने देखा, आज वो संकल्प पत्र के जरिए आप 4 बजे रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? देखिए, आज का दिन बड़ा एक खुशी का दिन है। एक तो जो जैसे आपने कहा कि मेहनत जो हुई है वो सामने आएगी। दूसरा, इस संकल्प पत्र को रिलीज़ करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बताता है कि ये संकल्प पत्र कितना महत्वपूर्ण है और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी तो किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का जो विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उस जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से जो टेररिज्म का शिकार रहा है, 1947 से अलगाववाद का शिकार रहा है, यहाँ सिर्फ जो है राजनीति होती रही। इन्होंने जो किया पिछले 70 वर्षों में, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए जम्मू कश्मीर को, और यहाँ तरक्की, तामीर, नौजवानों को उनको रोज़गार मिले, यहाँ पर जो है महिलाओं को अपने अधिकार मिलें। जो लोग वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, बॉर्डर के लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, उनको अपना हक मिले जो आज तक नहीं मिला। सिर्फ
फिर भेदभाव होता रहा जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक संकल्प पत्र में, एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आएगा, तो एक बहुत अच्छा लोगों को लगेगा वो। तो इसे विजन डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है संकल्प पत्र को, और आज बताया जा रहा है शाम 4 बजे ये संकल्प पत्र आने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की ओर से। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। अंकित, जम्मू कश्मीर की फिजा हमेशा से ही बेनजीर रही है, लेकिन 2019 के बाद ये फिजा बदली है और काफी कुछ बदल चुका है राजनीति के लिहाज से भी। लेकिन ये रोड मैप बताया जा रहा है, टेररिज्म से लड़ने के लिए भी एक बड़ा रोड मैप आज के संकल्प पत्र में देखने को मिलेगा बीजेपी के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव खास तौर पे देखने को मिला, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो, जिसका नाम वो संकल्प पत्र दिया हुआ है, वो आज रिलीज़ होगा तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के बीच। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जाएगा उसमें टूरिज़्म, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी किस तरीके से की जाएगी वो प्रायोरिटी रहेगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो युवा है उनको किस तरीके से रोज़गार देना है वो प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना है वो प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर क्योंकि टूरिज़्म हब भी माना जाता है और ऐसे में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर किस तरीके से अकोमोडेट करना है, उनको किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए ताकि वो फिल्म शूट कर सके, उसको लेकर भी बीजेपी जो है इस मैनिफेस्टो में कई चीज़ें जो है वो हो सकती है। ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे। इंतजार हो रहा है 4 बजे का, शाम 4 बजे को ये संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है और ये विजन डॉक्यूमेंट है जैसे कि निर्मल सिंह के जरिए भी कहा गया, और खास तौर पर फोकस रहेगा कैसे जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए, उसे पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में दोपहर 2 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, वो तस्वीरें सामने आई। बजरंग पुनिया सोनीपत में किसी सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, और विनेश फोगाट के पास चरखी दादरी, जुलाना या फिर बड़हादा से चुनाव लड़ने का विकल्प है। तो 2-3 सीटें हैं जिसको लेकर ऐलान हो सकता है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात हुई बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट की, और अब आज जानकारी मिल रही है आज दोपहर 2 बजे शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में। इस बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अनिल विज ने कहा है कि विनेश फोगाट अब देश की नहीं बल्कि कांग्रेस की बेटी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। खेल और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब खेल में, राजनीति में खेल हो सकता है पर खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो खिलाड़ी हैं, कोई कहीं से खेलता, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने भी खिलाड़ियों को खड़ा किया है। तो ये चुनाव लड़े, इस पर आपको एतराज़ नहीं है? कोई भी लड़े कहीं से भी है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस इन दोनों ही पहलवानों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? नहीं, वो तो पहले दिन से कर रहे हैं, वो तो पहले दिन से कर रहे हैं और लोगों को नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है। तो बीजेपी की टिप्पणी आ गई है कि ये देश की बेटी नहीं है, ये अब कांग्रेस की बेटी हो गई हैं। अनिल विज को आपने सुना। इस बीच कुमार विक्रांत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। कुमार, कब तक जानकारी मिल रही है, कितने बजे का समय बताया जा रहा है, कब शामिल होंगे कांग्रेस में? देखिए, दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोनों जाएंगे और वहां पर कांग्रेस की सदस्यता खड़गे उनको दिलाएंगे। उसके बाद 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर कांग्रेस में उनके शामिल होने का औपचारिक ऐलान AICC मुख्यालय में किया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका। 2 बजे बताया जा रहा है। कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि 2 बजे जाएंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और वहां पर जाकर सदस्यता ग्रहण की जाएगी कांग्रेस की। एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सामने आएगा। इस बीच हरियाणा के सोनीपत में पटवारी का
अपहरण हुआ है। दिन दहाड़े पटवारी की लाइव किडनैपिंग सामने आ गई है। 19 लाख देने के बाद पटवारी को छोड़ा गया। अब तक अपहरणकर्ताओं की पहचान नहीं हो पाई। कौन थे किडनैपर्स? पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव किडनैपिंग कैसे होती है। ये 19 लाख की फिरौती देने के बाद पटवारी को छोड़ा गया है और अपहरणकर्ताओं को पकड़ा अब तक नहीं जा सका है। 19 लाख दिए जा चुके हैं लेकिन पकड़ा नहीं जा सका है। और जो पटवारी संगठन है वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना दे रहा है। इस बीच जो पटवारी की किडनैपिंग है वो तस्वीरें भी लाइव कैमरे में कैद हो गई। जब इस तरह से किडनैपिंग की गई, पैसे वसूले गए, फिरौती का 19 लाख रुपए वसूला गया, लेकिन फरार हो गए किडनैपर्स और अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए। ये तस्वीरें दिखा रही हैं एक कार से किस तरह से पैसे लिए जाते हैं किडनैपर्स के जरिए और जबरदस्ती की जाती है। कार का दरवाजा खोलकर इस तरह जबरदस्ती की जाती है, पैसे लिए जाते हैं और देखिए फिर उसके बाद बंद कर ये कार आगे बढ़ जाती है। इस तरह धक्का मुक्की की स्थिति भी देख रहे हैं हम। और एक और पीछे से एक व्यक्ति आता है, एक और बदमाश आता है और उसके बाद इस तरह किडनैपिंग हो जाती है। अंदर कार के डाला जा रहा है इन्हें और फिर उसके बाद कार का दरवाजा बंद किया जाता है। जबरदस्ती की जा रही है पहले और ये पूरी जबरदस्ती, ये पूरी जो किडनैपिंग हुई है, ये पूरी किडनैपिंग कैमरे में कैद हो गई। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। इसमें एक ओम प्रकाश नामक पटवारी था जी, और कल दिनांक को वो अपने कार्यालय से बाहर निकला है। मयूर विहार का वो रहने वाला है और निकलने के बाद 2 गाड़ियों के अंदर कुछ लोग आए और उससे लिफ्ट मांगने लगे और उसने गाड़ी के अंदर बिठा लिए। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। 3-4 घंटे उसको अपने पास रखा, फिर उससे घर से पैसे मंगाए गए और उनको पैसे लिए गए। इस वारदात को सुलझाने के लिए हमने 4 टीमें बना दी हैं। एसीपी क्राइम राजपाल जी मेरे नेतृत्व के अंदर ये टीमें काम कर रही है। लगातार फुटेज को हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद इसको जल्द से जल्द ट्रेस कर देंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सीमा पार का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बड़ी खबर यह है कि अंतरिम सरकार के जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उनका बड़ा बयान आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं है, राजनीतिक हैं, ये मोहम्मद यूनुस का कहना है, जो कि केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं। हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा देश में ऐसी धारणा है कि हिंदुओं का मतलब आवामी लीग है। तो देखिए बड़ी बात कही गई है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है जो हिंदुओं पर हमले हुए हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, राजनीतिकरण हुआ है इन सबका। बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और सफाई किस तरह से सामने आई है मोहम्मद यूनुस की, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हुए, ये तस्वीरें सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी किस तरह से हमले हुए। और आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं। हिंदुओं पर हमले, यूनुस की सफाई सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं है, ये कम्युनल नहीं है। हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को लेकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इस बीच ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक दिखती हैं, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश सुरक्षित, ये भी कहा गया हसीना के बिना, शेख हसीना के बिना बांग्लादेश अफगानिस्तान बनेगा, ये भी गलत है, ये भी कहा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब आवामी लीग का समर्थन हो चला है, इस तरह का नैरेटिव पेश किया जा रहा है। हिंदुओं की शेख हसीना के समर्थक के तौर पर पिटाई हुई है, ये भी पेश किया जा रहा है। आवामी लीग के समर्थकों हिंदुओं के बीच स्पष्ट अंतर नहीं है, ये कहा गया उनकी ओर से। हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये उनकी तरफ से सफाई दी गई है। तो बांग्लादेश तो सुलग रहा था और तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने की तरफ से सफाई दी गई है कि हिंदुओं की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।